हेलो हेलो। नमस्ते सर। जी। क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, आप बताओ। बस बिल्कुल बढ़िया। पढ़ लिया यहाँ तक जो किया था हमने वर्क एनर्जी हाँ में। जी। मुझे ना आपसे जो हमने कल लास्ट पार्ट उस दिन लास्ट पार्ट किया था ना, फाइंड द रीजन इन विच द ऑब्जेक्ट विल बी मूव, तो ये हम्म। वाला एक बार फिर से समझा दो। ठीक है। तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया था जिसमें फोर्स की वैल्यू दी हुई थी, शायद कुछ 5 - 3x। हाँ जी, यही था। और आपको बोला था कि एट x = 0 हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज कर दिया। हाँ जी। और उसका मास दिया हुआ था हमने 2 kg, है ना। हाँ जी, यही था। तो बेसिकली आपको ना इस पिक्चर में ये बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जब मूव करता है तो उस पे लगने वाली फोर्स ऐसी है 5 - 3x। और एक बाउंड्री कंडीशन अपने को दी हुई है कि इनिशियली हमने उसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक, रेस्ट हाँ से। जी। अब ये जो फोर्स लग रही है F = 5 - 3x, अगर मैं इसको देखूं फोर्स को, तो ये फोर्स उसकी पोजीशन के साथ वेरी करती है। और हमने इसका हाँ आइडिया जी। लेने के लिए इसका एक ग्राफ बना लिया था कि ये फोर्स कैसी होगी। तो ये F = -3x + 5 जैसी फोर्स है। दिस इज ऑफ द फॉर्म y = mx + c, है ना। तो ये हाँ नेगेटिव जी। ओवर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो इसका इंटरसेप्ट 5 आएगा। और x = 5/3 पे ये वाली वैल्यू 0 भी हो जाएगी। हाँ तो जी। इसको देखकर अपने को पता चल रहा था कि अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगी। और ये फोर्स x = 5/3 तक जाते जाते 0 हो जाएगी। हाँ जी। और जब ये उसको एक्सीड कर जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ फोर्स लग रही तो ये स्पीड अप कर जाएगा, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी। हमने इसकी हाँ जी। मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली थी कि x = 5/3 में मैक्सिमम हो जाएगी। वो ग्राफ को देखकर भी पता चल रहा है कि 0 से लेकर 5/3 तक फोर्स राइट की तरफ है, तब तक ये स्पीड अप करता जा रहा है, उसके बाद इसने स्लो डाउन करना शुरू कर देना। हाँ जी। तो इसके बाद इस पे फोर्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ लगनी शुरू हो जाएगी, तो ये स्लो डाउन करेगा। और कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो वैल्यू भी निकाली थी हमने, x = 10/3 पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही थी। हाँ जी। तो इसके मोशन में अपने को एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा था आगे जाके, जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही थी, और वो पॉइंट हमने कैलकुलेट किया 10/3। हाँ जी। और वहां पे जब ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब वहां वेलोसिटी तो हो गई 0, लेकिन वहां रुकेगा नहीं, बिकॉज x = 10/3 पे जब ये होगा तो इस पे फोर्स लग रही होगी। अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखो तो -5 आएगी। हाँ जी। तो वो फोर्स इसको लेफ्ट की तरफ एक्सिलरेट करवाना शुरू कर देगी। तो अब ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगा, मतलब फिर जब इधर से टेन बाय इधर। थ्री पर पहुंच जाएगा तो एक बार ये रेस्ट पर नहीं आएगा? हाँ, मोमेंटरीली रेस्ट पर आएगा। ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्पीड से चलेगा। 10/3 पे एक मोमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स लग रही होगी, और ये इधर वापस आना शुरू कर देगा। तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही सोच रही है। ये स्पीड बढ़ेगी यहां तक पहुंचने तक, बिकॉज इसके आगे फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, जबकि जा रहा होगा वो राइट की तरफ। हाँ जी। तो फिर से डिक्रीजिंग स्पीड हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इंक्रीजिंग हो वेलोसिटी जाएगी। के ऑपोजिट हो गई। हाँ जी। और यहाँ पहुंचते पहुंचते दोबारा 0 हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब फाइनली एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वो दोबारा आकर रुक जाएगा। रुक जाएगा तो रुका नहीं रहेगा यहाँ पे वो, क्योंकि फोर्स तो अब भी लग रही है। अगर रुकेगा तो कभी भी नहीं, इसका मतलब। हाँ, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो ऑसिलेट करेगा 0 से 10/3 के बीच में। ओके। ठीक है। वो रुकेगा नहीं, वो ऑसिलेट करेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ तेरे को। मान लो तेरे पास एक ऐसे करके खाई है, वैली हम्म। हाँ है जी। ना? गहरा एक गड्ढा है, खाई है, वैली है, और ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। हाँ जी।
और स्मूथ सरफेस में तूने यहां से एक बॉल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, एक मार्बल ले लिया, कंचा मार्बल, और इसको यहाँ पे रेस्ट से रिलीज कर दिया। अब हाँ इस जी, मार्बल का क्या होगा, ये यहाँ स्लाइड करना शुरू कर देगा ऐसे, कर देगा। और जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई होगी। हाँ, होगी होगी मैक्सिमम। फिर आगे जाने पर क्या होगा, फिर आगे जाने पर इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। कितनी हाइट तक जाएगा, क्या जितनी हाइट से छोड़ा था उतनी तक ही जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, कम जाएगा? उतने तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एनर्जी का लॉस तो होना नहीं कोई, हाँ, एनर्जी का लॉस तो होगा तो ही। उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी वापस गेन कर जाएगा ना ये, हाँ जी। है ना? हाँ जी। फिर क्या यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? हाँ जी। क्या रुक जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो हो गई तो नहीं, वापस आएगा? वापस आएगा। जब ये इस लोअर पोजीशन को क्रॉस करेगा तो इधर को मैक्सिमम स्पीड से जा रहा होगा, हाँ जी। फिर इसके ऊपर जाएगा, यहाँ हाँ, पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्या यहाँ परमानेंटली रुक जाएगा वो? नहीं, तो क्या करेगा ये मार्बल? वापस वहीं पे चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड हो ऑसिलेट जाएगी। करेगा, तो अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है बिल्कुल बढ़िया वाला, तो ये ऑसिलेट करेगा इस रेंज में, हाँ जी। ए ए ओ और बी के बीच में वो ऑसिलेट करेगा, राइट? हाँ जी। सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है? हाँ जी। अब इसको करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है, ये तो मैंने पूरा डेटा एनालाइज किया हुआ था, क्योंकि तेरे को मैंने इस क्वेश्चन में पहले 5 चीजें और पूछी हुई थी, हाँ इसलिए जी। हम जल्दी से एनालाइज कर गए। अदरवाइज तरीका क्या है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और आप निकालो वर्क डन। वर्क डन आएगा 5x - 3x² / 2, हाँ जी, निकाला हुआ है हमने। एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन, और ये उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। होगा। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू 2 पुट करने के बाद v² की वैल्यू आ गई 5x - 3/2x², ठीक? हाँ जी। अब आप कहो कि यार ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, हाँ तो जी। वेलोसिटी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। हाँ जी। तो इसका मतलब 5x - 3/2x² हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो हो जाए ज्यादा से ज्यादा। हाँ। हाँ जी। इसमें से x कॉमन लेते हैं, 5 - 3/2x > 0। फिर मैंने ये इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। हाँ जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तेरे को क्या समझाया था कि देख, दो चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब होता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। हाँ जी। तो एक केस बनता है दोनों पॉजिटिव हो, हाँ जी। तो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, हाँ जी। यानी कि एक्स ग्रेटर, यहाँ पे एंड पे ध्यान दियो, ठीक है? एंड का मतलब दोनों चीजें एक साथ ट्रू होनी चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 5 > 3/2x, हाँ यानी जी। कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x लेस देन इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से तो आ गया x जीरो से बड़ा हो एंड 10/3 से छोटा हो, मतलब 0 से 10/3 के बीच में लाई करे। हाँ जी, कर भी रहा था। हाँ, और दूसरा केस मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रेडिक्ट करते कि ये दोनों नंबर नेगेटिव हों, हाँ जी। तो x लेस देन इक्वल टू जीरो एंड 5 - 3/2x भी लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट? हाँ जी। तो इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू जीरो एंड 5 लेस देन इक्वल टू 3/2x, दैट इज x लेस देन इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3। अब x जीरो से छोटा हो एंड साथ की साथ साइमल्टेनियसली 10/3 से बड़ा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से छोटा हो और 10/3 से बड़ा हो? नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज द पॉसिबल आंसर।
हाँ जी, है ना। तो इसका समझ मतलब गई। उसका जो पोजीशन है वो 0 से 10/3 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी बता देगी तेरी, और मैंने फिजिकली भी तेरे को समझाया कि देख क्या हो रहा होगा। हाँ जी, आ गया समझ। मैं बस 1 मिनट को डायग्राम ही बनाना है मेरे को बस। बड़ा कर दूं? हाँ बड़ा कर दो, तो कई ज्यादा हो गया। हाँ जी हो गया। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी। एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, इससे एक बॉब अटैच किया हुआ है मास एम का, और इस स्ट्रिंग का अपर एंड फिक्स्ड है, और ये बॉब अभी यहाँ पर रेस्ट पे हैंग कर रहा है। ठीक है, लटका हुआ ये बॉब, इट इज एट रेस्ट। हाँ जी। A constant force F begins to act on it. Constant horizontal force, ठीक है बेटे, कीवर्ड्स पे ध्यान देखना। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही चीजें ध्यान देखनी है। वेरिएबल फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, स्लोली चलेगा, स्पीड अप करेगा, या क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एज शोन। मैं सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ जो नॉर्मली आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आप सोचो उस पर 2 मिनट की क्या आ रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल। वहां चैप्टर खत्म हो गया होगा ये? नहीं अभी चल रहा है। क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? आजकल उन्होंने कल हमें वर्क एनर्जी थ्योरम करवाई थी। है? हाँ जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले तो एनर्जी करवाई, फिर काइनेटिक एनर्जी करवाई, फिर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पहले करवाई। पढ़ा दी? हाँ काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ा दी, फिर उसके बाद उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी करवाई, फिर ग्रेविटेशनल करवाई पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलास्टिक करवाई, फिर उन्होंने कल करवाई, फिर उन्होंने वो करवाया मतलब पोटेंशियल एनर्जी du/dx। हाँ। तो मैं तो कल हैरान ही रह गई भी हो क्या रहा है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी करवा दी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम करवा रहे हैं। हाँ, तो काइनेटिक, अच्छा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने से पहले उन्होंने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ाई?
हाँ जी, बाद में पढ़ा रहे हैं उसके। वर्क एनर्जी थ्योरम तो एलिमेंट्री चीज है ना, सबसे पहले वही पढ़ानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा दिया। हाँ जी, कल वही किया था उसके साथ। ठीक है। सर एक वो दूसरी शीट भी करनी है ना मोशन वाले चैप्टर के साथ, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की वो कर ली तूने असाइनमेंट पीछे वाली? असाइनमेंट तो मैंने कर ली, एक और हम्म। दी हुई है सेक्शन बी। हाँ उसमें बेटे वो सारी करनी है अल्टीमेटली तेरे को सॉल्व, वो अच्छी है असाइनमेंट ना। एक वहां पे सर्कुलर वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सर्कुलर छोड़ दिया अभी, क्योंकि तूने सर्कुलर पढ़ा नहीं अभी है ना। हाँ जी, नहीं पढ़ा। मैंने तो पढ़ा रखा है मोशन में, लेकिन तुम्हें शायद वहां पढ़ाया नहीं गया ना। नहीं, वहां पे तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं करवाया, लैमिस थ्योरम कुछ भी नहीं करवाया। लैमिज थ्योरम तो पहले ही हो जाती है, पता नहीं, वो तो लॉज ऑफ मोशन में ही होती है लैमिज थ्योरम तो। तो नहीं, क्या जब काम आएगी तब बताएंगे। कोई बात नहीं, उसके बिना भी हो जाते हैं क्वेश्चन तो सॉल्व। तुम्हारे जो दूसरा ग्रुप है जिनको पढ़ाते हैं वो उसके नोट्स नहीं मिलते तुम्हें? मतलब आईक्वेस्ट वाला कह रहे हो? हाँ। वहां पे तो नोट्स, वहां पे तो वो कहते हैं मतलब ऐसा सच नहीं मिलते, या तो वो भेज देते हैं अपने पुरानी क्लासेस के नोट्स। हम्म। अब उनके पास नोट्स नहीं है तो उन्होंने कहा क्लास में ही बना लो जो पढ़ाते हैं बस। अच्छा। या वो यूट्यूब पे वो डालते हैं ना वीडियोस, तो कहते हैं वहां से बना लो। ठीक है चल, कोई नहीं, तू कर काम अपना, टेंशन न ले। तो इसमें हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि थीटा कैलकुलेट करना है? डिफ्लेक्शन का मतलब? डिफ्लेक्शन का मतलब है वो कितनी दूर जाएगा वर्टिकल से। हाँ, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल का मतलब है स्ट्रिंग का ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ। इस क्वेश्चन का मतलब है मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। क्या दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, क्या सोच रही है? पहले तो अभी मैंने इसका डायग्राम बनाया। ये वाला जो बना हुआ है? नहीं, इसको डिफ्लेक्ट किया। अच्छा फिर? उसके बाद उसे। डायग्राम बना लिया, तेरे को डायग्राम ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ चलेगी स्ट्रिंग हाँ जी। और ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो चुकी है इस समय पे, तो ये एंगल थीटा है ना। हाँ जी। ठीक है, और इस पे एक फोर्स एफ लग रही है, हाँ जी। और और एक टेंशन लगेगी इसके ऊपर। एक इस पे टेंशन लगेगी टी, ठीक है, और इसके फिर कंपोनेंट्स बना लिए टेंशन के। इसका वेट नहीं लग रहा होगा? पेट भी लग रहा होगा mg। लगाया तूने? ये भूल गई? ठीक है अब। अब इसका मतलब अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगी तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा फोर्स की तरफ, फोर्स के लेफ्ट साइड। ठीक है, और टी। कंपोनेंट बाद में बनाइयो, वो तो हो क्या रहा है मतलब, ये मतलब मैं जब सोचता हूँ ना, मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्रॉस क्वेश्चन करो कि इस बात का मतलब क्या है, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या लॉजिक क्या है, क्यों पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, आपको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है ना। हाँ जी। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जा रही है, इसका मतलब कि क्या थीटा पहले बढ़ रहा होगा फिर कम हो रहा होगा, या फिर क्या थीटा एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा, तभी तो पूछा जा रहा है ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि थीटा एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब क्या ये बॉब आगे आगे नहीं जाता रहेगा जब इस पे फोर्स लग रही है F तो?
नहीं, एक इतना आगे नहीं जाएगा, एक सर्टेन वैल्यू पर ही जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऊपर एफ फोर्स लग रही है जो उसको खींच रही है अपनी तरफ। हम्म। एक इसके ऊपर टेंशन भी तो लग रही होगी, भी तू चल वापस चल मेरे साथ। तेरे को लग रहा है टेंशन इसको वापस लेके आने का काम कर रही है? भाई कंपोनेंट तो ऐसे कर रहा है। कौन सा वाला? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी ना, इस कर्व्ड पाथ पे। हाँ जी, कर्व पाथ पे कर रही होगी। तो इस कर्व्ड पाथ पे जब ये चल रही होगी तो यहां से यहां तक आते हुए शुरू में बिगिनिंग में जो फोर्स है वो इसको लेकर जा रही है और इसको पीछे की तरफ रोकने वाला कोई नहीं है। तेरी बात ठीक लग रही है। टी के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक इधर और एक इधर, है ना? हाँ जी। एंगल थीटा ही होगा, राइट? तो हाँ टी के जी। कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, तो टी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसके कंपोनेंट से। तो टी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो टी साइन थीटा बढ़ता लग रहा है ना? हाँ जी। तो आगे की क्योंकि तरफ 90 को तो एक्सीड कर ही नहीं सकेगा ना वो। ऐसा कुछ नहीं है कि 90 को एक्सीड नहीं कर सकेगा। द आइडिया इज कि एफ तो कांस्टेंट है। हाँ जी। तो शुरू में तो केवल एफ लग रहा था, लेकिन एक पीछे की तरफ इंक्रीजिंग फोर्स लग रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो शुरू में स्पीड अप करे, बाद में स्लो डाउन करे और एक जगह जाके उसकी स्पीड जीरो हो जाए। हाँ जी। अब काम की बात, मेजर काम की बात क्या है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब होगी जब उसकी स्पीड स्पीड इंक्रीज करेगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब होगी जब उसकी स्पीड जहां पे थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब थीटा और बढ़ना, बंद कर देगा। तो वापसी का पॉइंट होगा ना वो। हाँ जी, वापसी का पॉइंट होगा। तो वहां पे स्पीड जीरो हो गई होगी ना। हाँ जी। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टर्निंग बैक। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपनी नोटबुक में सबसे पहली बात क्या लिखनी चाहिए? एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन the speed of the bob must have been reduced to zero ना? क्यों? हाँ जी। speed of the bob must be zero। अब स्पीड, जैसे वहां पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। हाँ जी, निकालनी थी। क्या किया था जहां पे एक्स मैक्सिमम था? जहाँ पे एक्स मैक्सिमम था तो वहाँ पे dx by dt कर दिया था। जीरो कर दिया था ना डी एक्स पर डी टी ये को। हाँ, जीरो कर दिया था। यानी वेलोसिटी को जीरो कर दिया था ना, वहां से आगे नहीं जा रहा था ना वो। हाँ टर्निंग जी। पॉइंट था ना वो उसके मोशन का। हाँ जी। हाँ, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा तो वहां पे स्पीड जीरो होगी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के थीटा और स्पीड v में रिलेशनशिप निकालो और फिर v को जीरो पुट कर दो। ठीक है। हाँ जी। कैसे लगाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम? यहां तक पहुंचते इसके पास स्पीड आ गई होगी, किधर को आ गई होगी स्पीड? तो ऑब्वियसली ऐसे जा रहा होगा ना। इससे जा रहा होगा। तो
अब हमें पता दैट वर्क एनर्जी थ्योरी में क्या होती है, भी वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके डिस्प्लेसमेंट तो जैसे हम पॉइंट मार्क कर लें भी, जैसे बॉब अगर एक पॉइंट पे था वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, ये पॉइंट था तो ए और ये तो पॉइंट मार्क कर लेते हैं B। बी, तो ए भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। हाँ डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का वर्क निकालना पड़ेगा। टेंशन का वर्क कैलकुलेट करके बता कितना आएगा जब वो ऐसे बी पे जा रहा होगा। ये जो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है इसका और जैसे अगर मैं टी साइन थीटा, जैसे टेंशन तो जैसे टी साइन थीटा होगी, क्योंकि टी कॉस थीटा तो वर्टिकली लग रही है, उसका तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है क्या इसकी? नहीं, इसकी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना। टेढ़ी है ना यार डिस्प्लेसमेंट तो इसकी। हाँ जी, टेढ़ी है। इसकी डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपोनेंट है। अच्छा तो इनमें से कौन सी फोर्स को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सी सीधे डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगी? कौन कौन सी कांस्टेंट फोर्सेस हैं? एम जी और एफ। टी वेरिएबल लग रही है। टी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि वो थीटा पर डिपेंड कर रही है। और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है ना। हाँ जी। तो टी का वर्क निकालने के लिए तो आपको एफ डॉट डी एस बॉगडनबर्ग टेंशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट डी एस करना पड़ेगा। डी एस उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ जी। अब टी और डी एस में कितना एंगल होगा? टी और डी एस में डी एस किधर होगा? तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होती है? एक मिनट, टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। और टेंशन किधर को लग रही है? टेंजेंट तो जैसे अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक बी की तरफ ड्रॉ कर दूं टेंजेंट, तो वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी। वेलोसिटी टेंशन वेलोसिटी के के अलॉन्ग अलॉन्ग होगी। हाँ होती जी। है। तो कितना एंगल है वेलोसिटी और टेंशन में? वेलोसिटी और टेंशन में तो 0 डिग्री एंगल है। टेंशन किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी के अलॉन्ग है। नहीं, टेंशन नहीं, मैं भाग टेंशन जाऊंगा क्लास छोड़ के, आंखें बंद करके आंसर देती है। किधर को लग रही है टेंशन? देख के तो बोल। टेंशन किधर लग रही है? तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग लग रही है। फिर वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी है टेंजेंट के अलॉन्ग। तो आंखें बंद करके आंसर दे रही है। टेंशन टेंशन इधर लग रही है, वेलोसिटी इधर लग रही है, तू कह रही है सेम डायरेक्शन में है। दिख नहीं रही तेरे को डायग्राम में? दिख रही है। फिर आंखें बंद करके जवाब क्यों देती है? तुक्के क्यों मारती है? बस बिना सोचे समझे मुंह में से कुछ भी बोल दो। कितना एंगल है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में? 90 डिग्रीज। तो ये कितना आ गया वर्क? तो ये आ गया, एक मिनट, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट दो चीजों का? टी डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना लेना है? कॉस थीटा 90 लेना है, 0 आ गया। तो तेरे को पता नहीं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होता? पता मैं बस श्योरिटी कर रही थी किस चीज की वैसे। श्योरिटी कर रही थी बेटे? ऐसे नहीं होता ना यार। जो चीज पता है उसकी तो श्योरिटी करती है, जो नहीं पता वो तो छूट ऐसी बिना सोचे समझे आंसर देती है। उल्टे सीधे आंसर देने की वजह से तेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर तू डरने लग जाती है, फिर तू आवाज ही निकलनी बंद हो जाती है, फिर तू जवाब देना बंद कर देती है ना। तो पेशेंस के साथ जो दिख रहा है उस पे के बेसिस पे आंसर देना यार, जो तेरे को पता है। क्या, तूने क्या सोच के बोला था टेंशन वेलोसिटी के अलॉन्ग है? वो मैंने टेंजेंट को बोल दिया था। हाँ तो बिना सोचे समझे बोला था ना वो। हाँ जी। तो टेंशन का वर्ग हमेशा जीरो आएगा, जैसे नॉर्मल का वर्ग जीरो आया था। हाँ जी। तो टेंशन लग रही है रेडियल डायरेक्शन में ना, सर्कल के सेंटर की तरफ। क्यों? हाँ जी, सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही है। और वेलोसिटी लग रही है टेंजेंट के लॉन्ग, तो टेंजेंट और रेडियल डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो आएगा। यही इस क्वेश्चन की खासियत है कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो आ जाएगा। और वर्क डन बाय एफ कैसे निकालूं? वर्क डन बाय एफ, तो एफ भी कांस्टेंट है तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट ही होगा।
हाँ, तो अगर मैं वेलोसिटी और उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगी। सुन ध्यान से, वेलोसिटी के साथ नहीं सोचना अब, फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है, हाँ, तो फोर्स सीधे इंटू तेरे को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं लेनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेनी है सीधे, ठीक है। मतलब ए से बी लेना है, ए हाँ, बी लेना है। तो फिर ए बी की तो डायरेक्शन तो हम साइन ट्रिग्नोमेट्री से निकाल देंगे। अच्छा, ये ए बी है, ठीक है, हाँ जी। और ये ऐसे फोर्स लग रही है, ये हाँ तेरी जी। डिस्प्लेसमेंट है, राइट। हाँ जी। इस डायग्राम में एफ डॉट एस तेरे को करना है ना, हाँ जी। मान लो ये एंगल कुछ भी है फाई, हाँ जी। एफ इंटू ए बी इंटू कॉस फाई आएगा। हाँ जी। इस डायग्राम में तेरे को लग रहा है ए बी कॉस फाई का मतलब ये एंगल भी तो फाई होगा, हाँ जी। ये लेंथ हो जाएगी ए बी कॉस फाई। हाँ जी। और ये दिख रही है तेरे को डायग्राम में, ए बी कॉस फाई डायरेक्टली निकाल सकती है क्या? कुछ डायग्राम में कुछ रस्सी की लेंथ दे रखी है, हाँ रस्सी की लेंथ दे रखी है एल, तभी ये। निकालनी थी। हम्म। हाँ, ऐसे ही किया था। हाँ ठीक है, कर। मतलब ए बी नहीं निकालने की जरूरत है, मैं तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ। अपने को जब एफ का वर्क निकालना है तो एफ डॉट एस चाहिए, यानी ए बी की जरूरत नहीं, ए बी कॉस फाई की जरूरत है। इस डायग्राम में तेरे को ये जो ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में ए बी कॉस फाई कहाँ पर है, दिख रहा है तेरे को? एक मिनट। ये एसी के अलॉन्ग होगा। ए बी कॉस फाई की बात हो रही है। ए बी कॉस फाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो ना बेटे। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल तो डिस्प्लेसमेंट तू है। वर्टिकल लाइन के लॉन्ग क्यों बता रही है मेरे को, ए सी के लॉन्ग होगा। मैंने उस डायग्राम को कंसीडर कर लिया था। हाँ तो इस डायग्राम में तेरे को ए बी कॉस फाई ऊपर को क्यों दिख रहा है, ए बी कॉस फाई किधर होगा? ए बी कॉस कॉस फाई तो बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये होगा ना, ये हाँ, यही होगा, एक 90 ये होगा होगा ना। पॉइंट। हाँ ये कितना है? क्या? इसकी वैल्यू एल और थीटा की टर्म्स में आ जाएगी। आ जाएगी। कितनी आएगी? इसकी आ जाएगी। एक मिनट। कॉस इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन अपॉन एल। हम्म। एल कॉस थीटा आ जाएगा। एल कॉस थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तू बेटे मेरे बेस से अपॉन पढ़ना बंद हाइपोटेन्यूज। कर दे, नहीं तो मेरे से पढ़ना बंद कर दे। बेस मतलब तेरे को अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा भी पलट गए तेरे, मैंने एक बार डांट दिया और तूने साइन थीटा की जगह कॉस थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलना शुरू कर दिया है। गलती से हो गया। नहीं बेटे, गलती नहीं, तू डरना शुरू कर देती है, उसके बाद तू उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर देती है। डर मत, गुस्सा तो आएगा, या तो मैं बोल दे मेरे को, मैं डांटना बिल्कुल बंद कर देता हूँ तेरे को। नहीं, डांटना नहीं बंद करना, तो फिर मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। तो फिर जवाब देने ठीक से शुरू करना यार, ऐसे मत कर तू, मतलब फिर अगर तू एक बार डांटने के बाद गलत आंसर देने शुरू कर देगी तो फिर मैं डांटना बंद कर दूंगा तेरे को। नहीं। इस पॉइंट को डी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है अपने को? ये वाला आपने। पॉइंट हो गया ना डी। हाँ जी। हाँ तो डी बी निकालना है अपने को, है ना। तो ये इस भी ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में डी बी निकाल के दिखा। डी बी सी ट्रायंगल जो बना हुआ है ये, डी एल पता तेरे को, थीटा मालूम है। डी बी ए ट्रायंगल में। डी बी सी ट्रायंगल में, डी बी ए ट्रायंगल तो ये बना लिया, अब हम डी बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सी ये पॉइंट है डी बी। जिसमें तेरे को हाइपोटेन्यूज मालूम है बी सी, एल है हाँ इसकी, जी। है ना। तेरे को डी बी निकालना है।
तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, तो डीबी आ गया साइन थीटा इनटू एल। हाँ, तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई? एल साइन इंटू इनटू एल। साइन थीटा। तो ये जो ए बी कॉस फाई है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये एल साइन थीटा आ गई, राइट। हाँ जी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है तो उसका वर्क निकालने केवल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने एमजी का वर्क निकालने के लिए खाली एमजीएच बता दिया था, है ना। हाँ जी, उसके डायरेक्शन में हो गया था। हाँ, तो अगर एफ का वर्क निकालना तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्प्लेसमेंट देखनी है, कितनी है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसकी, डीबी। और डीबी की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, तो इसका वर्क आ गया एल साइन थीटा। ठीक। हाँ जी। अब एमजी का वर्क बता। अब एमजी का तो वर्क, एमजी भी कांस्टेंट फोर्स है, हम्म। तो इसका भी हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, पर इन दोनों के बीच में तो बेटे अभी अभी एक बात बोली मैंने, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है तो उसका वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। एमजी का वर्क पिछली क्लास में सिखाया था, एमजी का वर्क जब इंक्लाइंड सरफेस पे निकाला था तो क्या आंसर आया था? एमजी एच आया था। हाँ, तो अब ध्यान से सोच के बता, एमजी का वर्क निकालने के लिए कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेनी है? अब वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल या अलोंग वर्टिकल? डिस्प्लेसमेंट लेनी। वर्टिकल लेनी है, तो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो एल है। ये ए से बी पर गया है। ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल में नहीं होगी। जब ये ए से बी पर गया है तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है ए बी, इस डायग्राम में, है ना। हाँ जी। इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं तेरे को, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था डीबी, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? एडी। एडी। तो जब ये ए से बी पर गया तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ? एडी। ठीक हाँ है। जी। अब मुझे बता, इसकी mg फोर्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? mg किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। और ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है उसकी, वर्टिकल वाली, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो कितना एंगल है mg और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में? 180 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा वर्क डन का? कॉस एमजी इंटू एडी कॉस थीटा कॉस 180। हम्म। अब एडी कैसे निकालें इस डायग्राम में से, ये वाले डायग्राम में से? तो लिखती है ये सारा कुछ साथ साथ ही, इंतजार कर रही थी ये बाद में कि जब बन जाएगा तब? जब बन जाएगा तब लिखूंगी, अब तो मैं अगर तू साथ की साथ लिखेगी ना अपनी कॉपी में तो तेरे को दिखना शुरू होगा डेटा। अभी क्या हो रहा है, मैंने इतना कुछ लिख दिया तेरे को दिखना ही बंद हो गया है। जबकि अगर तूने अपने हाथ से डायग्राम बनाया होता साथ साथ, और तू लिख रही होती जो जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तूने ये वाला डायग्राम खुद से बनाया होता, ये वाला डायग्राम साथ साथ बना लिया होता, तो तेरे को दिख रहा होता बेटे कि वहां पर क्या लिखा हुआ। अभी वहां पे इतना कुछ बन गया है कि तू सब भूल गई है कि वहां पर क्या है। इस डायग्राम में एडी कैलकुलेट कर सकती है? हाँ जी एक मिनट दूसरे के बनाए हुए डायग्राम में से कैलकुलेशन करना मुश्किल काम होता है, खुद से डायग्राम बनाया होता है ना, उसमें कैलकुलेशन होती है। खुद विजुलाइज कर रही होती ना, ये ऐसे बी पर गया तो तेरे को दिखती उसकी डिस्प्लेसमेंट्स। एक मिनट बस, अभी आने वाला हूँ। आंसर एल और साइन थीटा या कॉस थीटा की टर्म्स में आएगा।
ये ऐसे तो नहीं हाँ जी हाँ जी करी जाती है। पूछ उससे। अंशी हाँ जी मासी। बेटा तेरे को समझ आता है या तू बीच में तेरे को समझ नहीं आता तू डर के मारे हाँ जी बोल देती है? नहीं मेरे को लग रहा था ये क्वेश्चन में ये ट्रायंगल वाले में जैसे तेरे को समझ नहीं आ रहा तो बोली जा रही है ऐसे ही। नहीं ऐसे देख नहीं है। हाँ बिना समझे मत डर मत चाहे 10 बार पूछ बेटे जब तक समझ नहीं आएगा जहां तू फंसती है ना वहां पे पूछ। रेदर देन गालियां खाना बाद में गलत बोल के उससे बेटर है ना। हाँ मासी। हाँ फिर डरती क्यों है तू पूछने से? 2 4 गालियां पड़ जाएंगी उल्टा चीज सीख जाएगी तू ये मत सोच कि मैंने पूछना नहीं। नहीं समझ आया तो बोल तो क्या मौसा जी मेरे को नहीं समझ आया मेरे को दोबारा समझाओ। ठीक है और नोट कर लिया अगर साथ अपने में। हाथ से स्क्रैच से जितना अभी तक किया है ना, पहले सारा कॉपी में नोट कर, सॉल्व कर, फिर सॉल्व कर। L cos थीटा है। हाँ, बिल्कुल सही है। ए डी की वैल्यू आ गई है, तूने बताया भाभी ने बताया पीछे बैठ के? तो सो रहा है। हो रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आया? माइनस एम जी इंटू। और माइनस एम जी इंटू एल हम्म। माइनस एल कॉस थीटा। बिल्कुल सही हो गया, तो ये वर्क डन बाय एम जी हो गया। अब यहाँ तक नोट कर लिया तूने सारा? नहीं अभी तक तो मैंने सिर्फ डायग्राम में ही बनाया, वो भी अपनी तरफ से बेटे बनाया था। जब तक तू साथ साथ कॉपी में काम नहीं करेगी ना, तो दिमाग नहीं चलेगा तेरा। तू मेरी बनाए हुए डायग्राम में दिमाग लगाएगी तो कम चलेगा, अपने बनाए हुए डायग्राम में दिमाग लगाएगी तो ज्यादा चलेगा। मैं तो वहीं पे लिखता रहता हूँ, तो सब कुछ हौश पौश हो जाता थोड़ी देर में। क्योंकि मेरे को तेरे को सारी पिक्चर एक साथ दिखानी होती है, तो मेरे को जहां जगह मिलती है मैं वहां लिखना शुरू कर देता हूँ। बना अपनी कॉपी में, बना इस डायग्राम को अपनी कॉपी में सॉल्व कर चीजों को, मेरी कॉपी में नहीं। बना अपने आप बना, जितना अभी तक मैंने किया। मैं हटा रहा हूँ इसको स्क्रीन से। कर जितना तूने अभी तक किया उसको। क्वेश्चन नोट किया था? किया था। ये रहा ना क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फ्रेश जितना अभी तक हमने किया वो सारा अपने आप कॉपी में सॉल्व कर पहले। आ रहा हूँ मैं।
हाँ जी, बस एक मिनट, लास्ट वाले पे डायग्राम बना रही हूँ बस। ये इनिशियली यहाँ था ना ऐसे, हमने ये वाला तो बना दिया। तो यही डायग्राम है, वो तो बनाने की जरूरत नहीं बेटे अलग से। और नहीं, मैं तो अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रही हूँ ना। कन्वीनियंस तो ठीक है, लेकिन तेरे को इसमें दिखना चाहिए, इसी डायग्राम में सारी चीजें दिखनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर ठीक कर है रहा है, सर। तो जब ए से बी पर चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना इसकी। हाँ जी। तेरे को यही दिखना चाहिए कि यार जब ये ए से, अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि ये कितना राइट में चला गया, तो तू कहेगी इतना राइट में चला गया। हाँ जी। और कितना ऊपर उठ गया, तो इतना ऊपर उठ गया अपनी इनिशियल पोजीशन से। हाँ जी। यही दिखना चाहिए तेरे को ना, ये बस, उस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब एटलीस्ट एक बार कर चुकने के बाद तो तेरे को दिखना चाहिए ना, ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, एल ये माइनस। कॉस थीटा, ये हाँ जी। वाली एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगी एल माइनस एल कॉस cos थीटा, थीटा। राइट। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इस पे, तो एक एफ लग रही है आगे की तरफ, एक एम जी लग रही है, और एक अब टेंशन लग रही है। इस केस में टेंशन का वर्क जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि टेंशन, क्योंकि जो टेंशन है वो वेरिएबल फोर्स है, वो थीटा के साथ बदल रही है। तो वो एक ये, कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी उसका वर्क डन निकालने के लिए। हम्म तो मतलब वर्क डन क्या होगा, मतलब वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन टी इंटू डी एस बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बहुत छोटे जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, अगर मैं उसका वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो बहुत छोटी है, उसके टेंजेंट के अलोंग होगी। हम्म और जो ए बी है उसकी वेलोसिटी मतलब ए बी के अलोंग है। ए बी के अलोंग नहीं है बेटे, टेंजेंट के अलोंग है। टेंजेंट के अलोंग है, मतलब तो उसकी जो टेंजेंट है उसके अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी। तो जब मैं टेंजेंट, अगर मैं देखो डी इंटू डी डॉट डी एस क्या होता है, टी डी एस कॉस थीटा होता है। हम्म तो जो टेंशन है और मेरी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट के अलोंग है, यानी कि वेलोसिटी के अलोंग है। तो टेंशन बस और बस बस इतना एक बार बोलने की जरूरत है, टेंजेंट के अलोंग है, वो रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा बस। ठीक है। इतनी सी तो बात है ना। हाँ जी। हाँ, इतनी सी बात है कि उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर है, टेंजेंट के लॉन्ग, और अलोंग। टेंशन किधर है, रेडियल डायरेक्शन में है, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला हर मोमेंट पे। हाँ ठीक, जी। चलो, अब एफ का वर्क कैसे निकालूं। एफ एफ का वर्क, एफ एक कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका सिंपली एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग। एफ इनटू एल एम जी साइन। का वर्क। और mg भी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ये नीचे की तरफ लग रही है, हम्म नीचे वर्टिकल की, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हम वर्टिकल के अलोंग लेंगे, तो इसकी वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगी ये एल माइनस एल कॉस थीटा। हम्म तो ये आ गया एम जी का वर्क। हाँ जी। सही लिखा मैंने, कुछ गलती तो नहीं है। नहीं, सब ठीक है। गलत है, माइनस का साइन भी आएगा एक। हाँ, इसका वर्क डन नीचे की तरफ है ना। वर्क डन नीचे की तरफ है, इस लाइन का मतलब क्या है, वर्क मतलब डन इसका नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट क्या के वर्क डन एक ऑपोजिट वेक्टर डायरेक्शन में क्वांटिटी है। है। ऑपोजिट के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना ये। कौन, mg। हाँ ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, तो स्पीड निकल जाएगी इसकी। निकल जाएगी। हम्म तो सबका वर्क डन हम सबसे पहले प्लस कर देंगे, तो टेंशन का जीरो। जीरो। उसके बाद एफ का एफ एल साइन थीटा, फिर माइनस एम जी एल एल माइनस एल कॉस थीटा, हम्म तो इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली इसका वर्क डन जीरो था। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, हम तो चेंज इन अब काइनेटिक एनर्जी इसका होगी। मास तो हमें एम ही दिया हुआ है बॉब का। अब निकालना क्या है, बस, वेलोसिटी निकालनी है। क्या एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। we find the maximum थीटा। उस मैक्सिमम थीटा पे क्या होगा, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी को जीरो पुट कर दूं। हाँ जी। तो फिर सारी राइट हैंड वाली टर्म ही जीरो आ गई। हम्म
ये आ गया। हाँ जी, LCL काट दो। हाँ, अब थीटा निकालना ना अपने को, तो क्या निकालना है? यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल टेक्निक लगेगी। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos थीटा। हाँ, लिख सकते हैं। और 1 - cos थीटा को लिख सकती है 2 sin² θ/2। इतना मैथ नहीं ना समझ। अंशिका ऐसे जवाब मत दे, मैंने पढ़ाए हुए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स में मैंने ये फॉर्मूले बताए होंगे, वेक्टर्स के अंदर यूज किए होंगे ये फॉर्मूले हमने पहले, पहली बार नहीं कर रहे हैं हम ये। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है cos cos थीटा into cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और कोई? और नहीं याद, ये याद था। मैं दोबारा रिवाइज करेगी फिर पढ़ाऊंगी। sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। क्या बनेगा? तो cos 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर cos 4 थीटा। दोबारा करें। नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो सारा पढ़ के आएगी वो टॉपिक। अरे कुछ नहीं यार, वो फॉर्मूला है a² - b² का फॉर्मूला या a - b का फॉर्मूला। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, ये उसको बोलूंगी पढ़ के आएगी। वो सारा रिवाइज करेगी वो ना। डरी बैठी है, वो तेरे को sin² थीटा को क्या लिखना है? 1 और माइनस। ये गलत बोल दिया, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कॉपी में थीटा लिख के क्यों नहीं कर लेती? cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया? -1 ये बन गया। तो इसको 1 को इधर ले आऊं, ये तो ये फॉर्मूला बना एक। बन गया। तो cos 2 थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकते तो ठीक चला जाएगा। ऐसा एक और फॉर्मूला भी होता है। वहां से थोड़ी मेरे पास फोन इतनी पे है। और भी तो एक फॉर्मूला होता होगा। उठ के चलेगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, तो और भी तो बना सकती होगी ऐसा एक फॉर्मूला। बना सकते हैं। क्या बनाएगी? अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को हम्म 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, हम्म इससे बन जाएगा माइनस हम्म तो 1 माइनस 2 स्क्वायर sin थीटा। एक ये बन गया है ना। हाँ जी। ये लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो साइन थीटा की जगह लिख देता हूँ मैं 2 sin θ/2 cos θ/2, राइट। हाँ जी। mg 1 - cos थीटा की जगह 2 sin² θ/2, ठीक। हाँ जी। 2 से 2 जाएगा, 1 sin θ/2 कट जाएगा। हाँ जी। f cos θ/2 इज इक्वल टू mg sin θ/2, राइट। हाँ जी। cos θ/2 को उधर ले जाता हूँ, ये बन गया tan θ/2, है ना। हाँ जी। तो θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स f/mg, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे ही होती है। tan थीटा ये आंसर है इस क्वेश्चन का।
समझा? आ गया। अभी सारे क्वेश्चन को नोट कर अपने आप, कुछ सॉल्व कर, फिर दोबारा से बात करेंगे। ठीक ठीक है, है। चल नोट्स बना लियो, ये मत कहियो मैंने मिटा दिया, अपने आप कर अभी के अभी उसको।